नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी मिलना है। योग नीति के जरिए प्रदेश के 5 क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देने का निर्णय भी लिया। कैबिनेट ने कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें आपको, प्रयुक्त नियमावली में संशोधन किया गया है। राज्य में 10 करोड़ रुपए विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाएगा। हर श्रेणी में बढ़ाई गई स्थानीय ठेकेदारों के काम करने की सीमा, स्थानीय लोगों और स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पवेलियन ग्राउंड से अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने खुद भी युवाओं के साथ मैराथन में दौड़कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता और एकता लाने के साथ स्वस्थ समाज का भी निर्माण करते हैं। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, विधायक भरत चौधरी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां पर सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान वो भी इस दौड़ में शामिल हुए और वहां पर मौजूद लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। तो सीएम धामी ने मैराथन में भाग लिया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। युवाओं के साथ सीएम धामी ने भी दौड़ लगाई और उनका उत्साह बढ़ाया। तो अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए, न केवल शामिल हुए बल्कि मैराथन में भी भाग लिया और युवाओं के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। जब वो कार्यक्रम में पहुंचे तो इस दौरान उनका स्वागत किया गया। मैराथन में भाग लिया, युवाओं के साथ दौड़ लगाई, युवाओं को उत्साह भी बढ़ाया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोर शोर से चल रही है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्रियों के राज्य सरकार की ओर से बेहतर प्रबंधन भी किए गए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष संचालित हो रही यात्रा में अभी तक लगभग करीब 33 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं कोरोना के मामलों पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब की जो यात्रा है, उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं, उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहब में 4,440, ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। हमारी यात्रा इस समय चालू है और अधिक से अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं। इस समय कोडिव ने दस्तक दी है, तो हम लोग उसकी जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन करेंगे। जो चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइंस होंगी उसका पालन किया जाए। इस वर्ष की चारधाम यात्रा
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आगामी चुनाव न लड़ने के ऐलान को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। इस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी सवाल उठा रहे हैं और उनका मानना है कि यह हरीश रावत का उनके समर्थकों का एक प्रायोजित कार्यक्रम है, ताकि उनके धड़ों के जो भी कार्यकर्ता है वे हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें और पार्टी भी उनके टिकट को लेकर संजीदा हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी कि हरीश रावत काफी वरिष्ठ हो चुके हैं, उम्र भी अधिक हो गई है, ऐसे में उन्हें राजनीति से संन्यास की बात करनी चाहिए, न कि चुनाव लड़ने की। तो वैसे अगर हरीश रावत जी ने कहा है कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं राजनीति से भी उनको अब संन्यास लेना चाहिए। क्या अगर हरीश रावत जी ने तो वहीं उत्तराखंड की रानीपुर मोड़ से बीजेपी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। उसके साथ साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह मामला कोर्ट में था, कोर्ट में सजा सुनाई है, जिसको विधायक ने स्वीकार किया है और आदेश चौहान बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। एक पारिवारिक मामला है जिसमें ये सजा हुई है। देखिए, जब कोई विषय न्यायालय में आता सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत सुलझे विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की विषय निर्माण होती है, वो निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते हैं। संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। देखिए, जब तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य में जुलाई तक चुनाव कराने के लिए कहा। माना जा रहा है कि जुलाई अंत तक राज्य त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने ग्रामों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब जो वोट छूट गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव में छूटे हुए वोटों को लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करेंगे। कार्यक्रम तय हो गए हैं और सभी पंचायतों के बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और इस बार पंचायतों में भी बीजेपी का कार्यकर्ता जीत दर्ज करेगा। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत परीक्षाओं की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। पीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायतों जीतते, इस बार में अधिकतम पंचायतों में हमारी जीत अर्जित होगी। तो वहीं विश्व महावारी दिवस पर अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकेडमी में रेखा आर्या ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अल्मोड़ा के अनेक स्कूली बच्चों ने शिरकत की। रेखा आर्या ने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बच्चों को इसकी संपूर्ण जानकारी मिले और वो इस महावरी से अपना बचाव कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज हमने एक कार्यक्रम अपने इस जनपद अल्मोड़ा में रखा है। निश्चित रूप से ये स्वच्छता दिवस इस बात से है कि आज के समय में जो हमारी बालिकाएं हैं, खासकर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हों, खासकर जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो स्वच्छता को लेकर
उनके अंदर जितनी सजगता होनी चाहिए, जितनी जागरूकता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं कि न होने के कारण कई बार हमने देखा है कि वे ऐसे गंभीर बीमारियों के संक्रमण के जाल में फंस जाती हैं जो आगे चलकर उनके लिए जानलेवा साबित होती है। तो वहीं राज्य मंत्री और विधायक ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने लाल कुआं शहरी क्षेत्र में उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा कराई जा रही ट्यूबवेल, पाइपलाइन और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश इस दौरान जारी किए गए। यह बैठक काफी अहम रही। इस दौरान आपको बता दें, दर्जा राज्य मंत्री और विधायक ने ये बैठक ली है, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अधिकारी भी मौजूद रहे। तमाम मुद्दों को लेकर अधिकारियों को तमाम निर्देश यहां पर जारी किए गए। अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आज लालगुआ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मेरा आना हुआ और यहाँ के क्षेत्र से यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के हमारे पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं और ग्राम प्रधानगण हैं, उस बैठक में आए थे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो पानी से संबंधित जो समस्याएं थी उन समस्याओं को रखा और हमने संबंधित अधिकारियों को उनको निस्तारण करने के लिए 1 माह के समय दिया है और हमने कहा कि उसको 1 माह में इन समस्याओं का निराकरण करें। जो छोटी छोटी समस्या है जिससे जनता प्रभावित होती है और हमारे जनप्रतिनिधियों पर उसका दबाव पड़ता है, उन समस्याओं का निस्तारण हो, इसके लिए आज अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। देखिए, जल जीवन मिशन, चूंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र 80% जल जीवन मिशन से आच्छादित है और वर्तमान में पूरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाइनें बिछाने का, नलकूप बनाने का और अन्य कार्य चल रहे हैं। तो उसको लेकर कई जगह से कुछ शिकायतें आई कि कहीं पर सड़क में गड्ढा है, गड्ढा नहीं भरा गया है, कहीं पर लाइन में लीकेज है। और इसके अलावा बरसात के सीजन को देखते हुए जहां पर भी गड्ढे उनमें पानी भर रहा है, उनको सबको 1 माह के अंदर इन सारी समस्याओं को ठीक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। और साथ ही चूंकि गर्मी का सीजन है, पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चले, लोगों को पेयजल की समुचित आपूर्ति हो। अज्ञात बीमारी की चपेट में आकर 15 से 20 भेड़ बकरियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग मौके पर जाकर जांच में जुटा हुआ है। विभाग की तरफ से अलग अलग गांव के लिए टीम मौके पर तैनात की गई। जिन भेड़ बकरियों में बीमारियों के लक्षण नजर आ रही हैं, उन्हें अन्य बकरियों से अलग कर दिया गया है। वर्तमान की बात की जाए तो स्थिति नियंत्रण में है। विभाग द्वारा 476 पशुओं का इलाज कराया जा चुका है। आने वाले समय में पशुओं की बीमारी ना लगे, इसके लिए टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। नेटवाड़ मोरी क्षेत्र से पिछले 1 सप्ताह में कुछ भेड़ों में, बकरियों में बीमारी की सूचना मिली थी, जिसको स्थानीय लेवल पे जो नेटवाड़ क्षेत्र में हमारे पशुपालन विभाग की जो टीमें हैं उस पर काम कर रही थी। लेकिन कुछ गांव जैसे धारा, इसमें अचानक जो सूचना मिली कि काफ़ी पशु एक साथ बीमार हो गए जी। तो धारा में फिर तब हमारे 1962 की टीम है, पशुपालन विभाग की जो नेटवाड़ टीम है, हम लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा तो लगभग वहाँ 150 के आसपास पशु, 100-150 के आसपास पशु जो थे जो बीमार वहाँ पे उसमें पाए गए थे। उसमें देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया। देहरादून में झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में गरज चमक के साथ बौछारें और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और कहीं बूंदाबांदी होने के आसार हैं। तापमान 42 के आसपास बना रहने का अनुमान है। तो देहरादून में झमाझम बारिश हुई, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और बारिश की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर उत्तराखंड के मैदानी इलाके की बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी, राहत जरूर है, लेकिन जगह जगह पर पानी भरने से लोगों को तमाम परेशानियों का आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये देहरादून की तस्वीरें हैं। देहरादून में झमाझम बारिश हुई, अचानक से मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आया। गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो दूसरी तरफ कुछ जगहों पर पानी का जल जमाव भी देखा गया। प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अफसर अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे। वहां अब तक हुए बदलावों को देखते हुए विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव, अपर सचिवों को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8,700 या इससे अधिक ग्रेड पे के अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेना होगा। एक ही जगह 2 अधिकारियों की प्रथम तैनाती होने पर उनमें से एक अपनी दूसरी तैनाती का कार्य क्षेत्र देखेगा। सीएम धामी की अपेक्षा के अनुरूप इन अधिकारियों को प्रथम कार्य क्षेत्र में काम करना है। उन्हें प्रथम नियुक्ति के कार्य क्षेत्र में उस वक्त से अब तक हुए बदलावों पर टिप्पणी देनी होगी। कार्य क्षेत्र में CSR या अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान की स्थिति में सुधार लाना होगा। सहभागिता, हमारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी विकास की यात्रा में सहभागी बने। इसको लेकर के लगातार अनेकों प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए हैं, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा भी किए गए हैं। और उसी के अनुरूप जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सांसद गणों को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी गांव को गोद लेकर के उसके संपूर्ण विकास, वहां पर संसाधनों का अधिक से अधिक विकास हो, इसको लेकर के योजना बनाई गई। उसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड में भी जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी प्रथम नियुक्ति जिस स्थान पर भी हुई है वहां पर उस कार्य क्षेत्र में वो किसी गांव को गोद लेकर के उसके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फरमान जारी किया अधिकारियों को कि जो उनकी पहली पोस्टिंग होगी उस गांव को गोद लें। बहुत अच्छी पहल है अगर आप गांव को गोद लेते हैं और वहां का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पूछना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद ले रखे हैं उनका क्या हुआ? सिर्फ गोद लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है। गोद तो आप लिए जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे समस्याओं का समाधान भी होना। जो गांव आपने गोद लिए हैं वहाँ बिजली की क्या स्थिति है, पानी की क्या है, वहाँ स्कूलों की क्या स्थिति है, वहाँ हॉस्पिटल हैं कि नहीं है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, आवागमन की क्या वहाँ पे सुविधा है, क्या लोग वहाँ के जीवन यापन सही तरह से कर रहे हैं? गोद ले रहे हैं और गाँव को छोड़ दे रहे हैं। गाँव को मुड़ के देख भी नहीं रहे ये लोग, सिर्फ अपने गोद लेने की घोषणा कर रहे हैं, अखबारों में समाचार पत्रों में ये प्रकाशित करवा रहे हैं, उसके बाद पूछने वाला कोई नहीं है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड यात्रा के लिए IRCTC के सहयोग से 1100 लोगों के लिए एक विशेष ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस शुरू की। इस ट्रेन का उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के उन स्थानों को बढ़ावा देना है जिसका प्रचार प्रसार कम है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सरकार के इन प्रयासों की काफी सराहना भी कर रहे हैं। देश भर में मानसखंड मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग ने IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कुल 1170 यात्री श्रद्धालुओं ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर एवं दर्शनीय स्थलों का जो है दर्शन किया है। तो ये काफ़ी हमारी यात्रा सफल रही और काफ़ी लोगों ने वहाँ का जो लोकल कुजीन होता है उसका स्वाद भी लिया और वहाँ के मंदिरों का दर्शन किया। जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पड़कोट में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और विभिन्न विभागों से संबंधित 86 समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
ग्रामीणों ने अधिकारियों से सीधा संवाद किया। तहसील दिवस में सड़क, बिजली, पानी आदि को लेकर समस्याएं और शिकायतें मिली। अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों की उपस्थिति में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। कुछ ऐसी समस्याएं जो शासन स्तर से संबंधित थी, उनके निस्तारण की प्रक्रिया एक पक्ष में पूरी करते हुए संबंधित शिकायतकर्ताओं की सूचित करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने उपस्थिति जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। तहसील दिवस क्योंकि हर मंगलवार को होता है हर तहसील में, तो मैंने सोचा कि आज बड़कोट की तहसील दिवस में मैं ज्वाइन करूं, और तहसील दिवस हुआ, बढ़िया हुआ। काफ़ी लोगों ने इसमें अपना योगदान भी दिया। लोग आए, शिकायतकर्ता भी आए और सुझाव देने वाले लोग भी आए, तो अच्छा रहा। एक फील हमें मिला है कि थोड़ा हमारी जो सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां दिख रही हैं, और उसमें थोड़ा बजट भी एक उसका मेन कारण होता है। तो हमारे जिले स्तर पर जो भी हमारी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो जिला स्तर की डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, मनरेगा की योजना हो, या हमारा जो आपदा के तहत जो हमें फंड मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि ये जितने भी जो आज की छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और जो बड़े रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको फॉलो अप करेंगे हम आपके गवर्नमेंट लेवल पर। आज तहसील दिवस के अवसर पर यहाँ पर माननीय डीएम साहब जी आए हैं, तो उनसे हमारी कुछ मांगे हैं जो डिग्री कॉलेज को लेके हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं जो कि कुछ इधर भनाल क्षेत्र से हैं, कुछ राजगढ़ी क्षेत्र से हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे जो रोड है यहाँ बनाल वाली रोड है, इधर से 42 से 43 गांव के बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि जो ए वाली रोड है, वो जो राजगढ़ी वाली रोड है, वहां से कनेक्ट हो, ताकि बच्चे वहां पर अच्छे तरीके से आ सकें। आज तहसील दिवस है और तहसील दिवस के अवसर पर आज उत्तरकाशी के जिलाधिकारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरा मानना है कि जितनी भी समस्याएं हैं, वो पेयजल से लेकर के हों, सड़कों की समस्याएं हों, वो महाविद्यालय की समस्या हो, प्राथमिक विद्यालयों की समस्या हो, ये समस्याएं सिर्फ सुनने तक न रह जाएं, इन समस्याओं को कागजी तक न रह जाए, इन पे कार्रवाई भी हो। अभी बहुत सारी रोडें हैं हमारी, पटांगणी की रोड है, नकोड़ा कपुला की रोड है, हलना की रोड है, खनेड़ा की रोड है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग मरीजों को भी कंधे पे उठा के लाते हैं। तो इन रोडों का समाधान जल्दी से हो सके, यहाँ के गाँवों को सड़क मिले। दूसरा, अभी हमारी छात्र संगत देव जी ने कहा कि बनाल से बहुत सारे छात्र छात्राएं बड़कोट महाविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहां पर वो रोड बने और बसें उस महाविद्यालय के लगे, ताकि आवाजाही में वहां पर दिक्कत न हो। शहर में बढ़ रही स्टंट गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ आरटीओ देहरादून भी सक्रिय हो चला है। देहरादून आरटीओ ने बताया कि ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उनकी जानकारी निकाली जाएगी। साथ ही आरटीओ की टीम उनके घर जाकर कार्रवाई करेगी। इसमें हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है, गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे, इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।